Okay. So today initially I am going to tell you about how to do study of the physics. Okay, physics का अगर अच्छा स्कोर निकालना है, अच्छा स्कोर मतलब above 99 percentile in mains या फिर 99 above 99 percentile in meet. Okay, 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर आपका आ सकता है, इजीली आ सकता है फिजिक्स में, ठीक है। और उसके लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो प्लानिंग रहेगा वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होना चाहिए और शॉर्ट टर्म प्लानिंग, दोनों प्लानिंग होना चाहिए। अभी पहले तो लॉन्ग टर्म प्लान कैसा होना चाहिए आपको बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म प्लान मतलब क्या है, टोटल 11th में आप कितने टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए और 12th में कितने टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सो माय सजेशन इज दैट, ओके, माय सजेशन इज दैट अबाउट 10 topics, because you will find that in physics total there are 30 topics हैं, ठीक है। तो 30 टॉपिक्स में से 10 टॉपिक्स आपको 11th में पूरी तरह से स्टडी करना है। पूरी तरह से मतलब उसका थ्योरी, उसका नीट एंड जेई, उसके बाद उसका सभी एमसीक्यू फ्रॉम ए स्टैंडर्ड बुक। ओके, एक बुक लेके उस मतलब उस चैप्टर का सभी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 11th में, ठीक है। 10 चैप्टर भी आपने कंप्लीट किए तो भी सफिशिएंट है। अभी 11th मतलब हम कितना टाइम पीरियड कंसीडर करने जा रहे हैं, देखिए। दिस टाइम पीरियड विल बी फ्रॉम, सपोज योर कॉलेज स्टार्ट्स in August. Okay, I am assuming that you start to study 11th from August. Okay, so from August up to January, from August up to January आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स के 10 टॉपिक्स कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट मतलब वो उसमें सब कुछ होना चाहिए, थ्योरी होना चाहिए, नीट और जेई का जो कंसेप्ट है वो सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद अगर एक बुक आपने फाइनल किया है, फॉर एग्जांपल एचसी वर्मा फाइनल किया या फिर डीसी पांडे फाइनल किया, तो उस बुक में से सभी एमसीक्यूज आपके कंप्लीट होने चाहिए। एंड इन एडिशन टू दैट इसका मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए। इस तरह से कंप्लीट होना चाहिए। ओके, उसमें क्या क्या आएगा, देखिए। 10 टॉपिक का क्या करना है आपको, पहले थ्योरी करना है, थ्योरी ऑल थ्योरेटिकल कंसेप्ट। उसके बाद नीट एंड जेई से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा वर्क है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, सभी एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड दिस शुड टेक प्लेस एटलीस्ट 3 टाइम्स ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, और ये 10 टॉपिक कौन से है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये कितने टाइम स्पैन में होना चाहिए, अगस्त से जनवरी तक होना चाहिए, फ्रॉम अगस्त टू जनवरी। और फेब्रुआरी से, फ्रॉम फेब्रुआरी, ओके, फ्रॉम फेब्रुआरी टू अक्टूबर एंड तक रिमेनिंग 20 टॉपिक्स जो है, 20 टॉपिक्स वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे फ्रॉम फेब्रुआरी टू अक्टूबर। मतलब हर हाल में अगर अक्टूबर तक आपने सभी टॉपिक प्रिपेयर किए, अच्छी तरह से प्रिपेयर किए, सभी एमसीक्यू सॉल्व करके प्रिपेयर किए, 2-3 बार रिवीजन करके प्रिपेयर किए, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। ओके, एंड अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर में क्या करना है, नवंबर दिसंबर में आपको फुल्ली टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। नवंबर दिसंबर में कितना टेस्ट देना पड़ेगा, तो मिनिमम आई थिंक 40 टेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। 40 टेस्ट 2 महीने में 42 टेस्ट आपका मिनिमम होना चाहिए नवंबर और दिसंबर में। और इतना अगर आप करते हैं तो क्या होता है, जनवरी में पहला एग्जाम कौन सा रहता है, जेई मेंस एग्जाम रहता है जनवरी में, ठीक है। तो जेई मेंस एग्जाम में आप बहुत अच्छी तरह से स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। अगर जनवरी में स्कोर नहीं कर पाए तो भी क्या होता है, आपका स्टडी कंप्लीट होता है, उसके बाद और 2-3 महीने मिलते हैं, और अप्रैल में जो दूसरा जेईई मेंस रहेगा उसमें तो मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, और वो भी 99 परसेंटाइल से ज्यादा मिलते हैं मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसा है, देखिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपको बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग मतलब फ्रॉम अगस्त
up to January end, you should completely prepare for at least 10 topics of the physics. और 10 टॉपिक्स कौन से लेने हैं वो मैं आपको बता दूंगा. ओके, वही टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है. और उसके बाद रिमेनिंग 20 टॉपिक्स को आप कब प्रिपेयर करना है? फ्रॉम February अप टू अक्टूबर एंड. अक्टूबर एंड तक आपका सब सिलेबस खत्म होना चाहिए, आपका सब प्रिपरेशन खत्म होना चाहिए. दिस इज एटलीस्ट 3 टाइम तो उसका रिवीजन होना चाहिए. क्योंकि फिजिक्स में देखिए, फर्स्ट टाइम आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो ओनली 50% आपको वो समझ में आता है, 50% कंसेप्ट आपको याद में रहता है. सेकंड टाइम रिवीजन में 80% रहता है, और थर्ड टाइम रिवीजन जब होता है तभी आप 100% किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट को याद रख सकते हैं. सो मेन थिंग टू गेट सक्सेस इन फिजिक्स इज रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन. ओके, दैट इज द ओनली थिंग. Okay, prepare, then repeat and repeat. That is the only thing. और उसमें क्या करना है? एक ही मटेरियल स्टार्टिंग से यूज करना है. ठीक है, ये हो गया अभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग. लॉन्ग टर्म प्लानिंग मतलब क्या? 11th में कितना होना चाहिए, 12th में कितना होना चाहिए, ये आपका प्लान पहले होना चाहिए. नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका 11th खत्म होने को आ गया और आपने 11th के ओनली 2 to 3 टॉपिक्स ओनली अच्छी तरह से प्रिपेयर है. ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाते. ओके, सो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म प्लानिंग. अब शॉर्ट टर्म प्लानिंग देखेंगे. शॉर्ट टर्म मतलब वीक वाइज या फिर मंथ वाइज आपका प्लानिंग कैसा होना चाहिए. ठीक है, वीक वाइज या फिर मंथ वाइज प्लानिंग कैसा होना चाहिए. हर दिन मिनिमम 2 hours शुड बी गिवन टू द फिजिक्स फॉर द स्टडी. फिर किसी भी वक्त वो टाइम निकालो, मॉर्निंग निकालो या फिर इवनिंग निकालो. अगर कुछ स्टूडेंट मॉर्निंग में अगर स्टडी कर सकते हैं वो मॉर्निंग में टाइम निकाले. ओके, कुछ स्टूडेंट को मॉर्निंग पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू सम रीजन, तो वो रात में कर सकते हैं. लेकिन मिनिमम 2 hours प्रिपरेशन टाइम. आई एम टेलिंग अबाउट प्रिपरेशन टाइम ओनली, नॉट द वर्क, असाइनमेंट वर्क और राइटिंग वर्क. ओके, so 2 hours minimum should be given for the preparation time for the physics. okay, वो मेंस के स्टूडेंट रहने दो या फिर नीट के स्टूडेंट रहने दो या फिर सीईटी के स्टूडेंट रहने दो, कोई भी स्टूडेंट रहने दो, स्टार्टिंग से ही आपको 2 घंटा फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन के लिए निकालना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. ठीक है, उसके बाद टेस्ट कैसा होना चाहिए, और हम ऐसा प्लान कर रहे हैं टेस्ट का. जनरली हर 10 दिन बाद टेस्ट आपको देना पड़ेगा. हर 10 दिन बाद जो भी सिलेबस होगा, बेस्ड ऑन दैट सिलेबस द टेस्ट शुड बी गिवन. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू टेस्ट इज दैट कितना भी स्टडी होने दो, आपको टेस्ट देना ही देना है. कभी कभी क्या होता है, हम प्लान अच्छी तरह से करते हैं, कभी कभी प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन किसी भी ड्यू टू सम रीजन, किसी हफ्ते क्या होता है, ड्यू टू सम रीजन, जैसे बीमार पड़ गए या फिर कोई फंक्शन है, तो हर एक वीक मतलब किसी भी क्या होता है, वो स्टडी हो नहीं पाता है, प्रिपरेशन हो नहीं पाता है. तब भी आपको टेस्ट देना ही है, भले ही मार्क कम पड़े. क्योंकि मेंस और नीट में मार्क्स लाने में, मेंस रहने दो, सीईटी रहने दो या फिर नीट रहने दो, मार्क्स लाने का एक ही मूल मंत्र है. और वो मूल मंत्र क्या है? टेस्ट, टेस्ट एंड टेस्ट. जितना प्रिपरेशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या काम है? टेस्ट. अगर आपका टेस्ट बहुत ज्यादा आप टेस्ट अगर देते हैं तभी आप सक्सेसफुल हो जाते हैं. ठीक है, सो हर मंथ फिजिक्स का 3 टेस्ट आपको देना पड़ेगा. 3 to 4 टेस्ट एटलीस्ट विल बी देयर. ओके, ऐसा हर सब्जेक्ट का रहेगा, ओनली फिजिक्स का नहीं रहेगा. आई एम टेलिंग ओनली अबाउट द फिजिक्स. ठीक है, तो 3 to 4 tests monthly should be taken for the physics. Okay, and these tests are related to, I am telling about मेंस या फिर सीईटी या फिर नीट, इसका टेस्ट बोल रहा हूँ. वो स्टेट बोर्ड का थ्योरी का टेस्ट वो अलग रहेगा, उसका मैं अभी बता नहीं रहा हूँ. ओनली रिलेटेड टू मेंस प्रिपरेशन और नीट प्रिपरेशन का आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो इस तरह से मिनिमम 3 टेस्ट शुड बी गिवन पर मंथ. ओके, एटलीस्ट 10 डेज बाद आपका टेस्ट का प्लानिंग मैं करने वाला हूँ, और इसी तरह से टेस्ट का प्लानिंग आपका रहेगा, ये करना पड़ेगा. ठीक है, और क्या बताया मैंने, 2 घंटे प्रिपरेशन करना पड़ेगा हर रोज. अभी फिजिक्स का प्रिपरेशन में क्या क्या करना चाहिए? ओके, कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितने एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए. ओके, सो वो भी मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, तो अभी क्या कीजिए, क्लासरूम में जब आप रहते हैं
तो क्लासरूम में फुल कंसंट्रेशन कीजिए। जो भी क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वो शाम आपका जब शाम को या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जब आपका प्रिपरेशन टाइम 2 आवर्स का रहेगा उसमें वो कंप्लीटली रिवाइज कीजिए, ठीक है। और रिवाइज करते वक्त क्या करना है आपको, मैं सिनॉप्सिस, हर एक टॉपिक का सिनॉप्सिस दे दूंगा, सिनॉप्सिस बोलते हैं, ओके। सिनॉप्सिस मतलब उसका ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें रहेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे, सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे। ये सिनॉप्सिस हर रोज आपको पढ़ना है, सिनॉप्सिस, ओके। नेम ऑफ दैट सिनॉप्सिस इज डीएसी सिनॉप्सिस, ओके। सो डीएसी नोट्स नाम का एक बुक है, उसी बुक को प्रिपरेशन के लिए आपको यूज करना है, क्योंकि उसमें डीएसी सिनॉप्सिस ये बुक मेरा ही है एक्चुअली, एंड उसमें सभी कंसेप्ट, these are from H.C. Verma, from D.C. Pandey, from for example any Sri Chaitanya Institute or Narayana Institute, Allen Institute, okay, Akash Institute, सभी का बुक रेफर करके मैंने ये सिनॉप्सिस प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो सभी कंसेप्ट उसी में ही मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब आपको डीएसी सिनॉप्सिस आपने बुक लिया, उसमें से सभी कंसेप्ट प्रिपेयर किए, तो आप सभी बुक में से कोई भी प्रॉब्लम्स आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो डीएसी सिनॉप्सिस जो है, जो टॉपिक रहेगा उसका हर रोज आपको डीएसी सिनॉप्सिस जो है, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट सिनॉप्सिस व्हाटएवर एमसीक्यूज आर देयर, ओके, एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अभी एमसीक्यू के लिए क्या करेंगे, हम एक सुटेबल बुक फाइनल करेंगे, ठीक है। और वो बुक क्या करेंगे, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सम पार्ट विल बी सॉल्व एज अ क्लास वर्क एंड सम पार्ट विल बी सॉल्व एज अ होमवर्क, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा जब सिलेबस खत्म होगा तब तक ये बुक भी कंप्लीटली सॉल्व होना चाहिए। देखिए मतलब फॉर एग्जांपल अक्टूबर एंड को जब हमारा 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा तब तक आपका वो बुक जो हम डिसाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल डीसी पांडे बुक, ओके। सो डीसी पांडे का बुक आपका पूरी तरह से सॉल्व होना चाहिए, ओके। और सॉल्व करेंगे हम, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लास वर्क, उसमें से कुछ एमसीक्यूज क्लास में सॉल्व करेंगे और कुछ एमसीक्यूज आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से वो हम सॉल्व करेंगे। तो मटेरियल में क्या क्या रहेगा, देखिए मटेरियल में आपको डीएससी सिनॉप्सिस एक रहेगा, उसके बाद एमसीक्यू के लिए एक बुक रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं डीसी पांडे रहेगा मोस्टली, ओके। एंड इन एडिशन टू दिस आपको कुछ करना है तो ये होने के बाद कीजिए, लेकिन जनरली क्या होता है इसका डीएससी सिनॉप्सिस और डीसी पांडे 2 टाइम 3 टाइम अगर रिवीजन होता है तो होने के बाद ही आपको दूसरा बुक यूज करना है, बीच में यूज नहीं करना है, okay. One more thing is that listen to your teachers and stick to the material which is given by your teacher. जो टीचर आपको मटेरियल देंगे वही मटेरियल को आपको स्टिक अप रहना है, ओके। और आपके सामने जो टीचर रहेंगे उन पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, जो बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, इस तरह से विश्वास रखना पड़ेगा, और जो वो बोलते हैं वो आपको करना पड़ेगा, ओके। पोलाइटनेस शुड बी देयर। आप अगर बहुत पोलाइट होते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलता है, देखिए। सो डीएससी सिनॉप्सिस इज देयर, एमसीक्यूज फ्रॉम द सम डीसी पांडे बुक विल बी देयर, ओके। और इस तरह से प्रिपरेशन किया तो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और डेफिनेटली आपको, मेरा जो टारगेट है हर एक स्टूडेंट के लिए क्या रहता है, अबव 99 परसेंटाइल मार्क्स, ओके, दैट मस्ट बी देयर इन द फिजिक्स, ओके। वो आना ही चाहिए और आता भी है। अभी तो कुछ कोई भी बुक बाय मत कीजिए, मैं आपको बताऊंगा तभी बाय कीजिए, ठीक है। सो एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस? थोड़ा डाउट्स देखता हूं क्या क्या डाउट्स है। इट इज अबाउट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का ही है। थर्टी टॉपिक्स आर फ्रॉम 11th एंड 12th टुगेदर, ओके। टोटल 30 टॉपिक्स है फिजिक्स का, मेंस और नीट के लिए।
और some topics are in the 11th, some topics are in the 12th. ओके, जेई एग्जाम का जो टाइम रहता है तो वो 2 टाइम रहता है मेंस एग्जाम। जेई मेंस एग्जाम 2 टाइम रहेगा, जनवरी में रहेगा एंड अप्रैल में रहेगा। जनवरी के अप्रोक्सीमेटली 2nd वीक में रहता है और अप्रैल के भी 2nd वीक में वो रहेगा, जनवरी एंड अप्रैल के 2nd वीक। अभी कोई भी बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बाद में बता दूंगा कौन सा बुक परचेस करना है, ठीक है। मेरा नंबर मैंने आपको बताया था, ओके। और इस तरह से करने पर आपको श्योरली सक्सेस मिलता है, डेफिनेटली सक्सेस मिलता है। तो सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? अच्छा आपको कोचिंग मिलना चाहिए, टीचर आपके अच्छे होने चाहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हार्डवर्क होना चाहिए, ओके, ठीक है। सो 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। पहले आपका थोड़ा मेंटल लेवल भी अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपको जो मिलेगा टीचर से वो अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, वो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 15 years आई एम टीचिंग दिस फिजिक्स एंड ऑलरेडी my student have got more than 99 percentile marks, okay, mains as well as NEET exam, okay। मेरे कुछ स्टूडेंट ने 99 परसेंटाइल से मार्क्स निकाले हैं, और उनका जो पैटर्न मैंने उनके ऊपर जो पैटर्न लिया था वही पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं अभी, ओके। एक बार उस स्टूडेंट को आपके सामने लेके आऊंगा, जब क्लासरूम होगा तो उस स्टूडेंट के साथ आप इंटरेक्ट कीजिए, उसका मार्कशीट भी शायद आपको मैं दिखा सकता हूं आज या फिर कल, आपको मार्कशीट दिखाता हूं तो आपको उसका उस पर बिलीफ हो जाएगा, ठीक है। My mobile number is 9850927892, ठीक है। ऑलरेडी मेरा एक YouTube चैनल भी है, YouTube चैनल, और उस YouTube चैनल में मैंने मैक्सिमम टॉपिक मेंस और नीट के मैक्सिमम टॉपिक उस पर डाल दिए हैं, ओके। उस पर भी आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्लान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। आपका प्लान अच्छी तरह से होना चाहिए, और उससे भी अच्छा क्या होना चाहिए, आपका टेस्ट का शेड्यूल अच्छा होना चाहिए। मैंने हमेशा देखा है जितना ज्यादा टेस्ट आपका रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कभी कभी क्या होता है, इतना टेस्ट होता है, स्टूडेंट बोलते हैं सर ये टेस्ट होने के बाद वो टेस्ट, वो टेस्ट होने के बाद वो टेस्ट, कब इतना टेस्ट दे दूं, लेकिन हम उसको टेस्ट देते ही हैं, तभी वो प्रिपरेशन होता है। जेईई एडवांस का तो अभी आप मत सोचिए, मतलब मेंस का तो प्रिपेयर अच्छी तरह से कीजिए। अगर मेंस में 99 परसेंटाइल आता है तो एडवांस आपका अच्छा जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए मैंने आपको बताया मेंस और एडवांस में डिफरेंस क्या रहता है। ओनली मेंस में क्या रहेगा, क्वेश्चन जो है ज्यादा टॉपिक पे कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं रहेगा। एडवांस में क्या रहता है, हर एक क्वेश्चन उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रहता है एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ टॉपिक। सिलेबस कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ओके, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मेंस का जो 95% सिलेबस है वही एडवांस का सिलेबस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 95% सिलेबस इज सेम। सो if you prepare well for the mains exam then you definitely you can score in the advanced exam। तो मेंस का प्रिपरेशन का थिंक कीजिए ना। अभी पहले हमारे सामने क्या है, अभी मेंस है, तो मेंस का पहले सोचिए, मेंस का अगर अच्छा होता है तो एडवांस का भी बहुत अच्छा होता है। और जो स्टूडेंट नीट और मेंस में प्रिपेयर करते हैं वो सीईटी में भी बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं। फिजिक्स का डेली 2 आवर्स का स्टडी होना चाहिए। फिजिक्स का मतलब टोटल देखिए, अभी अगर आपका पीसीएम ग्रुप है और पीसीबी ग्रुप है तो टोटल 6 आवर का स्टडी मिनिमम होना चाहिए, ओके। टोटल 6 आवर्स, 2 आवर्स फॉर द फिजिक्स, 2 आवर्स फॉर द केमिस्ट्री एंड 2 आवर्स फॉर द मैथ्स और बायोलॉजी, ओके।
देखिए और एक चीज है, अभी आप 10th से 11th में आए हैं और डायरेक्टली आपको मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और भी कुछ टीचर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो इनिशियली हर एक स्टूडेंट के बारे में ऐसा होता है कि फिजिक्स या फिर न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट जाते हैं। तो मेरा आपको एक ही सजेशन है, आप पेशेंस रखिए। ओके, थोड़े टाइम बाद आपको ये भी इजी लगने लगेगा। ओके, लेकिन आपको शायद कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ओके, ऐसा अभी मन में क्वेश्चन आया होगा, लेकिन मेरा तो आपको इस टाइम सजेशन ये है कि आप पेशेंस रखिए, जितना आता है उतना कैप्चर कीजिए, बाद में जो डिफिकल्ट लगता है वो भी इजी लग जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने क्या बताया, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, उसमें रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अभी कोई एग्जांपल ले लो, आप जब 5th स्टैंडर्ड में थे तो 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स आपको बहुत डिफिकल्ट लगता था, लेकिन जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स क्या होता है, आपको बहुत इजी लगता है ना। क्यों इजी लगता है? क्योंकि 5th स्टैंडर्ड में जो आप पढ़ रहे होते हैं वो 6th 7th 8th में थोड़ा उसका रिपीटेशन हो जाता है, उसकी वजह से आपको वो इजी लगता है। ये फिजिक्स भी उसी तरह से है। ओके, अभी मैं सपोज वेक्टर टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो वेक्टर में कुछ आपको इजी लगता है, कुछ आपको इजी लग सकता है, कुछ आपको डिफिकल्ट लग सकता है। ओके, लेकिन जब मैं दूसरे टॉपिक और डिफिकल्टी लेवल तक जाऊंगा, दूसरे टॉपिक में जाऊंगा, तो वेक्टर्स भी आपको इजी लगने लगेगा। सो दिस इज द मैटर ऑफ ओनली टाइम, टाइम का मैटर है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और जितना आपका मैक्सिमम एफर्ट दे सकते हैं दीजिए। ओके, और रिपीटेशन इज द ओनली थिंग टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, आपको जो डिफिकल्ट लगता है वो रिपीट कीजिए, रिपीट होने के बाद वो इजी लगेगा, मैं गारंटी देता हूं। फिजिक्स का टोटल मार्क आपको पता है ना, टोटल मार्क फिजिक्स का कितना रहता है? यश पवार आस्क, शुड वी स्टडी बाय दिस मेथड 100% गेट सक्सेस? यस, डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैंने ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किया है, इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, ऑन दैट बेसिस आई एम टेलिंग यू। ओके, मेरे कुछ स्टूडेंट यही पैटर्न फॉलो करके ही मोर देन 99 परसेंटाइल स्कोर उन्होंने किया है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, और कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आपका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। कंसेप्ट मतलब क्या? देखिए, कंसेप्ट के ऊपर से फॉर्मूला आता है। कंसेप्ट मतलब वो डेरिवेशन किस तरह से आता है, वो फॉर्मूला किस तरह से आता है, उसका बैकग्राउंड आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल सपोज सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r, तो mv²/r फॉर्मूला ये कहां से आ गया, इसका पीछे का बैकग्राउंड आपको अच्छी तरह से पता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से पता है। ओके, कंसेप्ट फंडामेंटल, हमेशा आप सुनते हैं कि फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब क्या? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पीछे का बैकग्राउंड पता नहीं होता है, हम ओनली फॉर्मूला क्या करते हैं, मगअप करते हैं और वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है, मतलब वो फॉर्मूला किस तरह से आता है, उसके बैकग्राउंड क्या है, वही समझना है। ओके, बहुत सारे मैसेजेस है यहाँ पे। नीट एग्जाम कब होता है पता है ना? अबाउट 10th ऑफ मे, अबाउट 10th ऑफ मे अप्रोक्सीमेटली मई में रहता है। देखिए, नेक्स्ट में आपको अगर टोटल 98 परसेंटाइल से आगे मार्क्स आते हैं, 98 परसेंटाइल, तो एक आपका मतलब क्या होता है, एक आपका एडमिशन फाइनल होता है। कौन सा? एनआईटी का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, विच इज सिमिलर टू आईआईटी है। ठीक है,
तो 98 परसेंटाइल से अबव मार्क मिलता है तो डेफिनेटली यू गेट एडमिशन इन एनआईटी। एंड उसके बाद जिसका 98 परसेंटाइल आता है वो एडवांस में भी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, और एडवांस में अच्छा स्कोर आया तो उसको आईआईटी में एडमिशन मिलता है। ठीक है, दिस ईयर अभी नीट और मेंस का एग्जाम सेकंड फेज का एग्जाम नहीं हुआ है। ओके, सीईटी का भी मई अप्रैल या फिर मई में ही एग्जाम रहता है, अप्रैल में सीईटी का। NIT is also best college. Okay, for robotics engineering after mains which exam we will prepare? देखिए, रोबोटिक इंजीनियरिंग ये इंजीनियरिंग का एक पार्ट है और वो स्पेशलाइजेशन रहता है। एक्चुअली रोबोटिक्स मतलब क्या रहता है? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब आपको बीई इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीई मैकेनिकल या फिर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीटेक मैकेनिकल करना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन होने के बाद एमटेक में आप रोबोटिक्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। डायरेक्टली ऐसा बीटेक रोबोटिक्स ऐसा कुछ नहीं रहता है। Iser and Nizer, these are also two institute which are IIT levels. Okay, and उसके लिए KVPY एग्जाम रहता है। Iser और Nizer आपको एग्जाम पता होगा। Iser और Nizer, Iser and Nizer, these are the two very good institutes. Okay, these are also IIT level institutes, और उसके लिए KVPY नाम का एक एग्जाम रहता है, एंड उसका सिलेबस और मेंस का सिलेबस, जेई मेंस का सिलेबस, दोनों का सेम सिलेबस रहता है। ठीक है, KVPY मतलब उसका लॉन्ग फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, KVPY। ठीक है, 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, लेकिन वो आपका 11th का 30% रहेगा, 12th का सिलेबस आपका रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, KVPY एग्जाम का भी डेट फरवरी या मार्च अप्रोक्सीमेटली मार्च में रहेगा। एग्रीकल्चर के लिए भी सीईट एग्जाम है ना। एग्रीकल्चर को आप अगर जाना चाहते हैं तो सीईट एग्जाम थ्रू एग्रीकल्चर को एडमिशन ले सकते हैं। ओके, नाटा एग्जाम जो है, नाटा एग्जाम, वो नाटा एग्जाम जो है वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, एंड वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। ओके, सो इट इज अ वेरी सिंपल एग्जाम। नाटा का डेट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन वो भी अप्रोक्सीमेटली आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम ही रहेगा। DSC सिनॉप्सिस बुक इज नॉट अवेलेबल इन द स्टेशनरी, अभी स्टेशनरी में अवेलेबल नहीं है। एनडीए का जो एग्जाम है उसके लिए भी जेई मेंस का सिलेबस है। मतलब देखिए, आपने ये मैंने आपको जो प्लान बताया वो प्लान अगर आपने अच्छी तरह से फॉलो हो गया, अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गया, तो आपको ये सभी एग्जाम दे सकते हैं। जेई मेंस दे सकते हैं, एडवांस दे सकते हैं, नीट दे सकते हैं, सीईटी दे सकते हैं, एनडीए दे सकते हैं। ओके, उसके बाद केवीपीवाई एग्जाम भी दे सकते हैं, केवीपीवाई। ओके, सभी एग्जाम एक ही सिलेबस पर है। ठीक है, तो वो सिलेबस प्रिपेयर किया तो आप कोई भी एग्जाम अच्छी तरह से दे सकते हैं। ओके, आई विल सजेस्ट दैट यू शुड गिव ऑल दीज एग्जाम्स। अभी स्पेस रिसर्च में जाना है तो आपके लिए एक इंस्टीट्यूट है।
okay, that is in Bangalore, that is Indian Institute of Space Research, okay, उसका भी एडमिशन मेंस थ्रू ही होता है, okay, जेई मेंस का जो एग्जाम है, through that JEE mains exam only you can get admission to Indian Institute of Space Research, IISR उसको बोलते हैं, okay, IISR, अगर स्पेस में जाना है तो। आइजर जो है वो स्पेस रिसर्च के रिलेटेड नहीं है। आइजर डिफरेंट है। आइजर नाइजर थोड़ा नेट पर सर्च किए आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलेगा। अभी देखिए एम्स और नीट दोनों कंबाइन ही हो गया है। एम्स अभी डिफरेंट एग्जाम नहीं रहेगा, पहले था, ओके। एम्स एग्जाम लास्ट ईयर तक डिफरेंट था, नीट एग्जाम डिफरेंट था, लेकिन दिस साल से फ्रॉम दिस ईयर, ओके, फ्रॉम दिस ईयर व्हाट इज डन, दिस एम्स एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम, मतलब एम्स का भी सब कुछ एडमिशन नीट थ्रू ही होगा, ओके। मेंस और सीईटी का एग्जाम ऑनलाइन रहता है, ऑनलाइन मेंस और सीईटी का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन रहेगा। एंड नीट का एग्जाम तो अभी तो पेन एंड पेपर मेथड ही है, ओके। फ्यूचर में वो चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक वो चेंज नहीं हुआ है, ओके। सीईटी एंड मेंस विल बी ऑनलाइन एंड नीट विल बी पेन एंड पेपर मेथड। सो अभी तो आपको 3 एग्जाम ही कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके, मेंस, सीईटी, नीट, ओके। जो पीसीएम के स्टूडेंट है वो मेंस और सीईटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और जो नीट के स्टूडेंट है वो आप इस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। नीट के स्टूडेंट मतलब पीसीबी के स्टूडेंट जो है वो नीट पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका दोनों ग्रुप है तो आप ये सभी एग्जाम दे सकते हैं, दोनों ग्रुप है तो, ठीक है। अभी देखिए फार्मेसी भी एक इमर्जिंग सेक्टर है, फार्मेसी भी अभी क्या हो रहा है, थोड़ा इमर्जिंग सेक्टर है, उसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में बहुत ज्यादा हो सकती है। तो पीसीबी का सीईटी देके आप फार्मेसी भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि फार्मेसी करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब्स या फिर प्राइवेट जॉब में अच्छी तरह से आपको जॉब मिल सकता है फार्मेसी करके, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब जिनको मेंस नहीं अच्छी तरह से होता है, नीट अच्छी तरह से नहीं होता है, वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट कीजिए, किस पर, सीईटी पर कंसंट्रेट कीजिए, पीसीबी ग्रुप पर कंसंट्रेट कीजिए, पीसीबी। एंड अभी कुछ स्टूडेंट के और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, फ्यू डेज बिफोर सम स्टूडेंट हैड मेट टू मी एंड they asked me one question, sir 11-12 थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, may I take admission to the diploma, okay। 11th और 12th का थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे जा रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लग रहा है, तो मैं क्या करूं, डिप्लोमा करके डिग्री करूं क्या, ओके, ऐसा एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था। तो माय बेस्ट सजेशन टू यू इज दैट, ओके, हमेशा अगर आपको डिग्री करना है, ओके, ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना है, तो 11-12 के बाद ही कीजिए, 11th और 12th के बाद ही कीजिए। डिप्लोमा थ्रू डिग्री ये बेटर ऑप्शन नहीं है, ओके। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, ओके, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरा मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल हो गया है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग का बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तो जो स्टूडेंट डिप्लोमा के बाद डिग्री करना चाहते हैं, दैट इज नॉट बेटर प्लान, ओके। 11-12 करके ही आपको इंजीनियरिंग करना है, दैट इज ऑलवेज बेटर प्लान। आपका बोर्ड एग्जाम 12 का बोर्ड एग्जाम तो एचएससी ही रहेगा, एचएससी मतलब स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बोर्ड एग्जाम रहेगा, और नीट जेई के लिए एनसीईआरटी का जो मतलब सीबीएसई का जो सिलेबस है वो रहेगा, ठीक है, सीबीएसई का सिलेबस रहेगा।
अभी सीईटी का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ओनली स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है वही प्रिपेयर कीजिए, ज्यादा कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दी बोर्ड सिलेबस। शायद उसके लिए क्या कर सकते हैं, बोर्ड का टॉपिक आपको पढ़ाया गया तो उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, सीईटी का एक अच्छा सा बुक लीजिए और बोर्ड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होने के बाद उसमें से सभी एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से आप सीईटी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेस्ट NEST नेस्ट एग्जाम, ओके, थोड़ा वो मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, आई डोंट नो अबाउट NEST एग्जाम नेस्ट। अभी सीईटी के लिए आप विद्या भारती या फिर टारगेट, ये दोनों में से एक बुक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सीईटी का अगर प्रिपरेशन करना है तो एमसीक्यू के लिए क्या कर सकते हैं आप, विद्या भारती नाम का एक बुक है या फिर इसका टारगेट पब्लिकेशन का एक बुक है, वो आप यूज कर सकते हैं। नीट के लिए मैंने आपको बताया है, नीट के लिए बहुत अच्छा बुक डीसी पांडे ही अब तक मुझे अच्छा लगा है थोड़ा सा। ओके, तो नीट अभी देखिए बुक हम डीसी पांडे ले या फिर एचसी वर्मा ले, वो किसके लिए यूज करने वाले हैं हम, एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो उनका यूज ओनली फॉर एमसीक्यू है। प्रिपरेशन जो हमें करना है वो कहाँ से करना है, क्लासरूम टीचिंग और ये डीएससी सिनॉप्सिस बुक, ये दो बुक में आपका कंसेप्ट, फार्मूला और आपका प्रिपरेशन होने वाला है। ओनली फॉर एमसीक्यू यू कैन आइदर टेक डीसी पांडे और एचसी वर्मा, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। लेकिन मैं क्या करूंगा, सभी मैं जिस क्लास को पढ़ाऊंगा उस क्लास में सभी स्टूडेंट का एक ही बुक होना चाहिए, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, क्लासरूम में क्या करने वाला हूँ, उस बुक का एमसीक्यूज, some MCQ will be solved as a class work and remaining MCQ will be given to the homework। तो क्या रहेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगा और सभी का एक अच्छी तरह से बुक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को एक क्लासरूम के सभी स्टूडेंट को एक ही बुक लेना है। ओके, डिफरेंट बुक नहीं लेना है, नहीं तो टीचिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। उसके लिए मैंने ये प्लान किया है। विद्या भारती इज नॉट यूजफुल फॉर मेंस एग्जाम। ओके, वो सीईटी के लिए सिर्फ। अभी मेंस का प्रिपरेशन किया तो एनडीए का प्रिपरेशन होता है, उसके लिए डिफरेंट बुक नहीं है। ठीक है, डीसी पांडे इज बेस्ट फॉर नीट, नो प्रॉब्लम। डीसी पांडे बहुत अच्छा बुक है। आरडी शर्मा का बुक कौन सा है, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, लेकिन मोस्टली अभी एचसी वर्मा स्टूडेंट यूज करते हैं या फिर डीसी पांडे यूज करते हैं। ठीक है, अभी मत लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, बुक अभी मत लीजिए, क्योंकि अभी आप सेपरेट बुक लेने गए। एक आपको चीज बता देता हूँ, आप अभी सेपरेट बुक लेने गए तो क्या हो जाएगा, आपको जो उस पर एमआरपी है वो देना पड़ेगा। मेरा प्लान ऐसा है, अगर एक क्लास के सभी स्टूडेंट रेडी हो जाते हैं तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली बंच में ले लेंगे ना, तो उससे क्या हो जाएगा, 20 to 30% प्राइस कम होता है उसका। अभी डायरेक्टली परचेस करना है तो परचेस कीजिए, लेकिन आपका उसमें लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। DC Pandey is sufficient for mains exam, no problem। 12 का परसेंटेज नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, अभी देखिए वो परसेंटेज मतलब मेंस या फिर नीट के लिए क्वालिफाई होने के लिए क्या 50% आपको मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 50% आई एम टेलिंग अबाउट। एंड अगर एडवांस आप देने वाले हैं एडवांस, तो आपका मिनिमम 75% होना जरूरी है। अगर 75% मार्क्स नहीं है बोर्ड एग्जाम में, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडवांस एग्जाम। ठीक है, तो नीट और मेंस के लिए मतलब सपोज आपको नीट में 600 मार्क मिले और बोर्ड में 50% मार्क नहीं है, तो आपको मेडिकल का एडमिशन नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। तो 50% मार्क बोर्ड का होना ही चाहिए और नीट का जो मेंस का या फिर नीट का जो मार्क्स है वो होना चाहिए।
बहुत सारी बुक है, मुझे पता है, बहुत सारी बुक है, मैग्रा हिल का बुक है। आप मेरे घर आए तो आप देख सकते हैं, ओनली फिजिक्स नीट और मेंस का एक बहुत बड़ा रैक है वहां पे। तो आपको मेरा सजेशन यही है कि आप बुक स्टॉल में गए, मार्केट में गए तो बहुत सारे बुक आपको मिलेंगे। तो मेरा सजेशन है ये कि ये बुक के पीछे मत भागिए, आप एक ही बुक आपको लेना है, वही स्टार्ट टू एंड सॉल्व करना है। ओके, ऐसा मत कीजिए मैंने अभी ये परचेस बुक किया है, इसमें थोड़ा सा सॉल्व किया, अभी बाद में स्टोर में गया तो मुझे और एक बुक अच्छा लगा, वो परचेस किया, उसमें थोड़ा सा सॉल्व किया। दिस इज नॉट अ करेक्ट स्ट्रेटजी, दिस इज अ कंप्लीटली बैड थिंग। ओके, इससे प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा। सीईटी के लिए भी 50% है, सीईटी रहने दो, नीट रहने दो, या फिर मेंस एग्जाम रहने दो, बोर्ड का मार्क्स आपका मोर देन 50% होना ही चाहिए। एंड वन गुड न्यूज फॉर यू दैट आई विल लाइक टू टेल यू दैट 50% मार्क्स निकालना बोर्ड में बहुत आसान है। क्यों? एग्जाम्पल देता हूं, फिजिक्स में आपको प्रैक्टिकल का मार्क 30 रहता है, ऑन अराउंड 30 रहता है, 25 टू 30 के बीच में रहेगा। और बोर्ड एग्जाम का जो पेपर रहता है, बोर्ड एग्जाम का पेपर, उसमें से 18 मार्क्स, 18 मार्क्स, 18 मार्क्स आर फ्रॉम द एमसीक्यू एंड 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, सो वहां पे कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ एमसीक्यू रहते हैं, उनके 18 मार्क्स रहते हैं, वो भी हम इजीली ले सकते हैं। तो कितना हो गया? 30 प्लस 18, 30 प्लस 18 कितना हो गया? 48। अभी 3-4 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का आप लिख नहीं सकते क्या? 10 मार्क्स का इजीली लिख सकते हैं। तो बोर्ड में 50% निकालना तो वो आप भूल ही जाइए। आप कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करना है? मेंस, सीईटी, नीट, यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है? क्योंकि देखिए, आपने बोर्ड में 90% भी मार्क लाए, लेकिन नीट या फिर सीईटी या फिर मेंस में आपके अच्छे मार्क्स नहीं है, तो उसका कुछ यूज नहीं है। लेकिन आप बोर्ड में 60% भी मार्क लाते हैं, बोर्ड में 60% मार्क लाते हैं, और मेंस में या फिर सीईटी में या फिर नीट में अबव 90 परसेंटाइल मार्क लाते हैं, तो आपको आपका फ्यूचर अच्छा होता है। ओके, सीईटी का टोटल मार्क्स कितना रहता है? सीईटी का टोटल मार्क्स रहता है 200। ओके, पीसीएम ग्रुप रहने दो या फिर पीसीबी ग्रुप रहने दो, टोटल 100 मार्क्स विल बी देयर। फिजिक्स का 50 मार्क्स, केमिस्ट्री का 50 मार्क्स, मैथ्स का 100 मार्क्स, बायो का 100 मार्क्स। तो पीसीएम ग्रुप का होता है 200 मार्क्स, पीसीबी ग्रुप का रहता है 200 मार्क्स। ओके, मेंस इज फॉर 300 मार्क्स। मेंस में क्या है? 100 मार्क फिजिक्स, 100 मार्क केमिस्ट्री एंड 100 मार्क फॉर द मैथ्स। एंड नीट में कैसा रहता है? 180 मार्क्स फिजिक्स, 180 मार्क्स फिजिक्स, 180 मार्क्स केमिस्ट्री एंड 360 मार्क्स बायोलॉजी, 360। पीसीबी ग्रुप के लिए एक्सेप्ट मेडिकल, आप फार्मेसी, एक्सेप्ट मेडिकल, दूसरा बायोटेक्नोलॉजी पे आप जा सकते हैं, इंजीनियरिंग का ब्रांच है वो। ओके, बायोटेक्नोलॉजी में भी आप जा सकते हैं, फार्मेसी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। ओके, टेन लेसन कौन से पढ़ने हैं वो बता दूंगा मैं, वेट। नीट का टाइम, अभी सीईटी एग्जाम रहने दो, सीईटी का टोटल मेंस का एग्जाम 3 घंटे का रहेगा, नीट का भी 3 घंटे का ही रहेगा, और सीईटी का भी 3 आवर्स विल बी देयर। सीईटी फिजिक्स 50 मार्क्स रहेगा सीईटी का फिजिक्स। सीईटी दोनों टाइप का रहता है, पीसीएम ग्रुप का भी सीईटी रहता है और पीसीबी ग्रुप का भी सीईटी रहता है। ओके, सो सीईटी इज फॉर बोथ द ग्रुप्स। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए आपको दोनों ग्रुप चाहिए, पीसीएम भी चाहिए, पीसीएम भी, दोनों चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए।
नीट का टोटल मार्क्स 720 रहता है, 720 सीईटी एग्जाम कंपलसरी नहीं रहता है सीईटी एग्जाम, ठीक है। अगर आप मेंस और नीट देते हैं तो सीईटी एग्जाम की कुछ जरूरत नहीं है, या फिर मेंस और नीट एग्जाम नहीं दिया तो सीईटी तो कम से कम देना ही पड़ता है। लेकिन देखिए, क्योंकि आपका जो फार्मेसी का या फिर इंजीनियरिंग का जो एडमिशन रहता है वो सीईटी एग्जाम पे ही रहता है, इंजीनियरिंग का एडमिशन एंड फार्मेसी का एडमिशन, अदर देन आईआईटी एंड एनआईटी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग को आप अगर जाना चाहते हैं फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो आप सीईटी एग्जाम से जा सकते हैं या फिर मेंस एग्जाम, ओके, दोनों में से एक एग्जाम से आप जा सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आईआईटी में सभी ब्रांचेस होता है, आईआईटी में मैकेनिकल रहता है, सिविल रहता है, एरोस्पेस रहता है, सभी ब्रांचेस रहते हैं आईआईटी में, ठीक है। तो आईआईटी में भी किसी भी ब्रांच को आप जा सकते हैं। स्पेस रिसर्च के लिए पीसीएम ग्रुप ही रहता है, पीसीएम स्पेस में करना है तो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए सीईटी का मार्क कितना लगेगा, ऐसा ही क्वेश्चन है ना। अभी देखिए, ये कॉलेज टू कॉलेज मार्क्स जो है वो कम ज्यादा रहता है, वो कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और देखिए, अच्छी तरह से मार्क लाइए, अच्छा मार्क मिला तो आपको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, और आपका फ्यूचर ओनली अच्छे मेडिकल या फिर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में ही होता है, ठीक है, ठीक है। अभी अच्छा मेडिकल कॉलेज मतलब कौन सा, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल के लिए, ठीक है। मतलब हमारा कैसा होता है, देखिए, फ्रॉम यूर फर्स्ट स्टैंडर्ड टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड क्या करते हैं हम, गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट को इंपॉर्टेंस देते हैं, प्राइवेट में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, फ्रॉम कौन से फर्स्ट स्टैंडर्ड टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक। लेकिन ट्वेल्थ के बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस का टीचिंग अच्छा रहता है, ट्वेल्थ के बाद इंजीनियरिंग हो या फिर मेडिकल हो। स्पेस रिसर्च के लिए कौन सा इंजीनियरिंग ब्रांच लेना होता है, स्पेस रिसर्च के लिए डायरेक्टली आप बीटेक इन स्पेस रिसर्च कर सकते हैं, उसके लिए आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, या फिर बीटेक मैकेनिकल या फिर बीई मैकेनिकल होने के बाद आप स्पेस रिसर्च के लिए जा सकते हैं, बीई मैकेनिकल या फिर बीटेक मैकेनिकल के बाद। एरोस्पेस बेंगलोर इज आल्सो नाइस, नो प्रॉब्लम। बीएससी एग्री के लिए कितने मार्क्स चाहिए फॉर सीईटी एग्जाम, ओके, सीईटी में आपके बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अबाउट 130-140 मार्क्स तो चाहिए, 130 टू 140 मार्क्स आउट ऑफ 200। Sir, if we didn't pass JEE mains and if we pass out CET, can we get admission to NDA? अभी NDA का एग्जाम ही अलग होता है, ओके, मेंस और CET का उसमें कुछ संबंध नहीं आता। NDA का एग्जाम अलग होता है, वो आपको अलग एग्जाम देना पड़ेगा। तो मेंस में अगर फेल हो गए या फिर CET में फेल हो गए या फिर फेल हो गए, लेकिन मेंस उसमें फेल्योर वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता एक्चुअली, मेंस और CET में वो मार्क्स कम रहते हैं या फिर ज्यादा रहते हैं, फेल्योर ऐसा कुछ चीज नहीं रहता है। और एनडीए का एग्जाम जो रहेगा उसमें आपने अच्छा स्कोर किया तो आपको अच्छा मिल सकता है। एनडीए का आपको मैं कल बता देता हूँ इंफॉर्मेशन एनडीए का। क्लासरूम टीचिंग कब चालू होगा, ये अभी दो ही आदमी बता सकते हैं, ओके। फर्स्ट इज द गॉड एंड सेकंड इज द आवर चीफ मिनिस्टर, ओके, वो दोनों ही बता सकते हैं।
नीट के लिए कितने मार्क चाहिए? देखिए ओपन में अभी ये कास्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द कास्ट मार्क वेरी होता है। ओपन में अच्छा मार्क आपको लेना है ओपन में, ठीक है। तो ओपन के लिए स्कोर अबाउट 520 लगेगा। गवर्नमेंट एमबीबीएस का एडमिशन मिलने के लिए आपको नीट में 520 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। केमिकल इंजीनियरिंग भी अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। केमिकल इंजीनियरिंग में भी आप एडमिशन, केमिकल इंजीनियरिंग इट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ओनली, ओके। सो पीसीएम ग्रुप में सीईटी देके आप केमिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, या फिर मेंस एग्जाम देके एनआईटी में या फिर आईआईटी में भी केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इंजीनियरिंग में वो सबसे अच्छी ब्रांच जो है जिसका जनरली स्कोर बहुत ज्यादा रहता है, ओके, वो मैकेनिकल ही मोस्टली रहता है, मैकेनिकल। हिमांशु सेज हाउ टू बिकम हैकर। तो हैकर बनने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर आईटी में आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, तभी आप हैकर बन सकते हैं, ओके। हैक करके क्या करने वाले हैं? कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्कोर कितना होना चाहिए? देखिए अच्छा कॉलेज आपको अगर चाहिए तो 170 या फिर 160 टू 170 के बीच में आपका मार्क होना चाहिए। देखिए वंस अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोर, कंप्यूटर या फिर कोई भी ब्रांच का इंजीनियरिंग का स्कोर जो रहता है वो डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, ओके। जो अच्छा कॉलेज रहता है वहां पे स्कोर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और जो कॉलेज अच्छे नहीं है उनमें क्या होता है, इजीली कितना भी स्कोर रहे तो एडमिशन मिल जाता है। इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलना, ओके, ये बहुत इजी बात है, लेकिन अच्छे कॉलेजेस में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन मिलना ये बहुत डिफिकल्ट थिंग है, आपको बहुत प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ओके। सो अदर देन आईआईटी एंड एनआईटी, अगर आपको मैं बताऊं अदर देन आईआईटी एंड एनआईटी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से हैं? हमारे नजदीक अगर आपको देखना है तो वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो बहुत अच्छा है, ओके। वालचंद से भी अच्छा कौन सा महाराष्ट्र में कॉलेज है? दैट इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, उसको सीओईपी बोलते हैं, सीओईपी, ओके, करेक्ट। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे वो भी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है, हाँ। अभी कुछ स्टूडेंट एमपीएससी और यूपीएससी का भी स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ यूपीएससी और एमपीएससी में मोस्टली इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के जो स्टूडेंट रहते हैं वो अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर यूपीएससी एमपीएससी भी परफॉर्म मतलब वहां पे एग्जाम देना है तब भी आप इंजीनियरिंग कीजिए या फिर मेडिकल कीजिए, ओके। क्योंकि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के जो स्टूडेंट रहते हैं उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर मेडिकल कॉलेज में अच्छी तरह से बिल्ड होता है, ठीक है। और उनका मतलब मैथमेटिक्स अच्छा रहता है, नॉलेज अच्छा रहता है। तो यूपीएससी एमपीएससी भी अगर करना चाहते हैं तो बीएससी बीकॉम से बेहतर है इंजीनियरिंग आप कीजिए। इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल आपने किया, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपने देखे यूपीएससी एमपीएससी क्लियर करने वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो एक तो डॉक्टर रहते हैं या फिर इंजीनियर रहते हैं मोस्टली। मेडिकल के लिए बेस्ट कॉलेज जो है मुंबई का, मुंबई में मेडिकल बेस्ट मेडिकल कॉलेज उसका नाम अभी मुझे, हाँ, बीजे मेडिकल कॉलेज, करेक्ट। बीजे मेडिकल कॉलेज है, वो बहुत अच्छा कॉलेज है, संदेश ने बताया मुझे अभी, हाँ। बीजे मेडिकल कॉलेज है, जीएस मेडिकल कॉलेज है, करेक्ट, ओके। बीएचएमएस, अभी देखिए ड्यू टू दिस पैंडेमिक कोरोना या फिर कोई भी ये पैंडेमिक रहने दो, ये वायरस रहने दो, इसकी वजह से मेडिकल को भी बहुत अच्छा अभी
दिन आने वाला है। मतलब आप एमबीबीएस करो, बीएचएमएस करो, बीएमएस करो, मेडिकल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। एमबीबीएस तो बेस्ट ही है, लेकिन वो नहीं कर सकते तो बीएचएमएस बीएमएस भी कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग करना है तो मेरा सजेशन है कि अच्छे कॉलेज का इंजीनियरिंग कीजिए, ओके। कोई भी कॉलेज में इंजीनियरिंग किया तो उसको कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ओके। सो अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से हैं उसके लिए once again the same things comes here, that is you should get very good marks, okay, in CET exam या फिर मेंस एग्जाम। एम्स न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको नीट में अबव 600 मार्क्स लाने पड़ेंगे, अबव 600, तो आपको मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। कट ऑफ पर नहीं डिपेंडेंट है, कौन सा क्या कट ऑफ? हाँ, अभी नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो इसी लिंक पर रहेगा, ओके। मीटिंग छोड़ के मत जाइए, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यूड हियर आफ्टर अगेन, ओके। ये लिंक मतलब ये मीटिंग क्लोज नहीं होगी, इसी लिंक पे आपका नेक्स्ट लेक्चर चालू हो जाएगा। मतलब मीटिंग लीव मत कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। हाउ टू स्टडी फॉर नीट अंटिल बुक्स आर नॉट कंफर्म, ओके। जब तक बुक्स कंफर्म नहीं होते हैं तब तक जो आपको क्लासरूम में पढ़ा जाता है उस पर ही कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आपको एमसीक्यू देखता हूं, भेज सकता हूं क्या? जब कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो एमसीक्यू भेज ट्राई करूंगा। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी एक सिलेबस है, एक एनसीईआरटी क्या बोल सकते हैं, जो सिलेबस तैयार करता है सीबीएसई के लिए। ये एनसीईआरटी का ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, ठीक है, जो सीबीएसई के लिए सिलेबस प्रिपेयर करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सीबीएसई और एनसीईआरटी डिफरेंट है। सीबीएसई क्या करता है, ये टीचिंग प्लान या फिर एग्जाम कंडक्ट करता है, और सीबीएसई के लिए सिलेबस कौन प्रोवाइड करता है, सिलेबस कौन प्रिपेयर करता है? एनसीईआरटी सिलेबस प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो सीबीएसई का बुक मतलब एनसीईआरटी का बुक, ठीक है। सो बहुत सारे आपके क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी आंसर दिया हूं, ठीक है।